मेरा सवाल आपके तजर्बे को सामने रखते हुए कि जो कि आप चीफ मिनिस्टर केयर टेकर रहे पंजाब के, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, क्या आप समझते हैं कि जो आजकल जो बहस नए सूबों के बारे में छिड़ी हुई है, नए सूबे बनने से क्या हमारी तमाम बीमारियों का इलाज मुमकिन होगा, या जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, खास तौर पे जबकि हम मकामी हुकूमतें जो कि फंक्शनल नहीं हैं और हमारी कमजोर मईशत, क्या ये बोझ बर्दाश्त करेगी, और क्या ये गवर्नर्स के फेलवर्स तो नहीं होंगे इससे? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये शोशा छोड़ा गया है प्रोविंसेस को समझाने के लिए, 4 प्रोविंसेस को, कि आप बिहेव करें। एनएफसी अवार्ड उसको रिवाइज करना है, बड़ी ज़रूरत है उसकी। अगर आप बिहेव नहीं करेंगे तो फिर हम आपको तोड़ देंगे और नई प्रोविंसेस बना लेंगे, फिर उनको संभालना आसान हो जाएगा, बिकॉज वो सारे डिपेंडेंट होंगे फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये एक किस्म की आप समझें कि मीडिया के अंदर एक प्रेशर टैक्टिक है। कोई 12 सूबे शूबे कोई नहीं बनने। ये वक्त नहीं है इस किस्म की नई कंट्रोवर्सी को आगे ले जाने का। ये तो इसी हद तक थी। बहुत मसाइल हैं नए सूबे बनने में, और ये इधर नहीं जाएगी। वो सिर्फ ये चाहती है कि एनएफसी अवार्ड जो है वो जो है उसको रिवाइज कर लिया जाए, और ये जो 4 सूबे हैं ये मान जाए इस बात को। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि कोई इश्यू है। अभी एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा गया, आप जरूर पढ़िएगा उसको। एक्स गवर्नर है इशरत हुसैन साहब, गवर्नर स्टेट बैंक, एडवाइजर भी रहे हैं, बहुत तजर्बाकार शख्स हैं, और उन्होंने बहुत सी स्टडी की है। उन्होंने एक मजमून भी बड़ा अच्छा सा लिखा है जो बताता है कि इस वक्त ये टाइमिंग भी ठीक नहीं है और कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत हैं। इसलिए मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये डिलिबरेटली शोशा छोड़ा गया है, ताकि इस वक्त सिंध वाले जो तंग कर रहे हैं या केपी वाले जो तंग कर रहे हैं, उनको एक धमकी है कि अगर आप बिहेव नहीं करेंगे तो फिर हम ये भी कर सकते हैं वाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। फीलर छोड़ा गया है नब्ज डिटेक्ट करने के लिए और कुछ समझा। अब अगला सवाल है सऊदी अरब से साजिद मलिक साहब का। सेठ साहब, ये जो पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचाई है और इंडिया ने एकदम पानी छोड़ दिया है, तो इंडिया को पता नहीं था कि पीछे बारिशें हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, इंडिया में, तो जब पानी इकट्ठा होगा तो ये तो आगे जब डैम टूट सकता है या एकदम पानी छोड़ेगा तो आगे तबाही होगी। ये उसने जानबूझ के किया है। तो सर, अगर पाकिस्तान ये कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है या अक़वाम मुत्तहिदा में कि ये जो इंडिया ने हमारे साथ आबी जारियत की है। तो दूसरा सर मेरा ये है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ टोले बने हुए हैं। एक टोला कहता है जी डैम बनने चाहिए, दूसरा टोला कहता है जी नहीं बनने चाहिए, तीसरा टोला कहता है ये डैम बनाएंगे टूट जाएगा तो हम पानी में बह जाएंगे, चौथा टोला बोलता है नहरें बननी चाहिए, पांचवा टोला बोलता है जी हमारा पानी चला जाएगा। ये सर इन सब को कौन इकट्ठा एक जगह पे बिठा के कोई एक अमली जामा पहनाए जिसमें अवाम पिस रही है। कभी हमारे पास पानी होता नहीं है, अगर होता है तो हमारा पानी समुद्र में चला जाता है। तो सर ये कोई बाहर से एक्सपर्ट क्यों नहीं बुलाते, कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट बुलाएं जो इनको मशवरा दें कि यार इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। अपनी तो उन्होंने बात एक दूसरे की माननी है। सर ये कौन करेगा पाकिस्तान में? आपके 2 सवाल हैं, पहला इंडिया वाला, दूसरा पाकिस्तान वाला। इंडिया, देखिए, ये इंडिया कोई जानबूझ के नहीं कर रहा। ये कंस्पिरेसी थ्योरी जो है इसको छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि पानी आ रहा है पीछे से, बारिशें भी हो रही हैं और पीछे से पानी भी आ रहा है, ग्लेशियर्स भी मेल्ट कर रहे हैं। अब उनके डैम्स जो हैं जब वो भर जाते हैं तो उनको छोड़ना पड़ता है। और ये 3 दरिया उनके हैं और ये इंडस वाटर ट्रीटीज में लिखा हुआ है, उनका हक है, जब वो छोड़ देंगे। अब इसलिए हमारे लिए जो इश्यू बनता है वो ये बनता है कि यार हमें पहले बता तो दो, टाइम पे बता दो, ताकि हम कोई अपना तैयारी कर लें। इस दफा हुआ ये है कि उन्होंने टाइम पे नहीं बताया आपको, और जो नॉर्मल मैकेनिज्म है इंडस वाटर ट्रीटीज है उसके जरिए नहीं बताया कि ये होने जा रहा है और हम ये करेंगे। उन्होंने इनडायरेक्ट रूट लिया है डिप्लोमेटिक सोर्सेज के जरिए, जिसके साथ डिले भी होगी और पूरा डेटा भी नहीं मिला। तो आई थिंक इस हद तक तो है, उन्होंने सोचा होगा कि थोड़ा तंग भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर क्या ये एक पूरी साजिश थी? अभी वो सोच रहे हैं कि ये कर सकते हैं। वो इस दफा उनको पता चल गया है कि कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो धमकी भी दे सकते हैं। उनका एक जर्नैल है जो कि ऐसी बातें भी कर रहा है कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए इस तरीके से कि इस टाइम पे छोड़ दें, इस टाइम पे ना छोड़े, वगैरह वगैरह। मगर मेरा नहीं ख्याल इस दफा उन्होंने वो किया है। और इस दफा तो यही हुआ है कि हमें देर से पता चला, और उसके बाद हमारा तो वही प्रॉब्लम है कि हर साल हमें पता ये होता है, कोई नई बात नहीं। और हमने किसी हुकूमत ने आज तक कोई इक़दाम नहीं किए कि फ्लडिंग को रोका जाए या कोई इसके लिए कोई इक़दाम किए जाए। अच्छा, उसका भी एक ही सिर्फ रीज़न है, मैं आपको बता दूं। कोई गवर्नमेंट नहीं ये चाहती कि वो अरबों सैकड़ों अरबों रुपए जो है वो खर्च करे एक प्रोजेक्ट के ऊपर
डैम्स बनाने के लिए या और कोई रास्ते निकालने के लिए, जबकि उनको पता है कि 2 साल के बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी या 3 साल के बाद हो जाएगी या अगली दफा हम आएंगे नहीं। तो वो हमेशा अपने शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि जब हमें वो काम करें जिससे हमें फौरन फायदा है और आवाम हमारे। ये जो है ना कि जी हर साल ये होता है, अब इसके लिए 10 साल लग जाते हैं डैम्स बनाने में, रिजर्वॉयर्स बनाने में, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है। हमारा जो सियासी सिस्टम है उसके अंदर ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का गुंजाइश ही कोई नहीं। अयूब खान 10 साल रहा था तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की थी उसने, भी उसे पता था कि मैंने कहीं नहीं जाना। इसी तरीके के साथ जब मुशर्रफ आया था या ज़ियाउल हक आया था, वो भी 10 साल ले गया, उसने किया नहीं, वो कर सकता था। उसकी बहुत बड़ी ये गलती है कि उसको पता था कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने निकलना नहीं है, और उसको चाहिए था कि ये बैठ के जो उस वक्त काम कर सकता था उसने नहीं किया। इसी तरीके के साथ मुशर्रफ ने भी ये सोचा था कि मैं करूंगा, उसको भी पता था कि मैं कर सकता और मैंने नहीं किया। तो ये उनकी गलती है। अब मैं समझता हूं कि जो इस वक्त हाइब्रिड सिस्टम है ये चलेगा, ये अब रिवर्स नहीं होगा, ये स्टैब्लिश हो गया है। तो अब मेरा ख्याल है इनको चाहिए कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग करें और लॉन्ग टर्म थिंकिंग करके और ये मसला हल करें। अगली बात, और इसका जो सवाल है ये अब लिंक हो गया विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या ये सारे इकट्ठे नहीं हो सकते कि नहीं। कौन अब ये देखे ना, ये जो इकट्ठा वो कह रहे हैं कौन बिठाएगा, कौन बिठाएगा। अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त इशू क्या है, एक तो पीपल्स पार्टी का इशू है, सिंध का इशू है, और दूसरा इशू केपी का है। केपी की तरफ से तो गड्ढापुर साहब ने हथियार फेंक दिए, वो तो बहुत आगे निकल गए, वो तो कहते हैं काला बाग भी बना लो, ठीक है। तो अब रह गया सिंध। तो अब सिंध तो जरदारी साहब है, मगर वहां सिंध के अंदर एक नेशनलिस्ट मूवमेंट भी है। मेरा ख्याल है जरदारी साहब के साथ नेगोशिएशन हो सकती है, मगर बहुत सख्त नेगोशिएशन करनी पड़ेगी उसमें। अगर जरदारी साहब डैम्स की बात मानते हैं और पीपल्स पार्टी साथ चलती है तो फिर कुछ उनको एश्योरेंसेस देनी पड़ेंगी कि वो फिर कुछ अरसे तक वो रहेंगे। या अगर और लोग रह सकते हैं तो फिर जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी को भी हिस्सा देना पड़ेगा, ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो क्या वहाँ होता है या नहीं होता है कांट से, मगर लॉन्ग टर्म भी सोचना पड़ेगा। और अब जो जिस तरीके से बातें हो रही हैं, मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म ही अब सोचना चाहिए और ये बेहतर टाइम है कि टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, अगर मगर इसमें मौजूद है, लेकिन वही सेठी साहब वाली बात, अगर अभी वक्त आपके पास मौजूद है तो माजी में जो फ़ायदा नहीं उठाया जा सका मुद्दत का या मोहलत का, वो फ़ायदा अब उठाया जाना चाहिए और जो देरीना मसाइल है उनके हल की तरफ पेशरफ्त करनी चाहिए। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द शो। और अब सवाल है शहजाद सलीम साहब का मलेशिया से। इसराइल का जो एक फ़लस्तीन के हवाले से जो रोल है वो तो सबको नज़र आ रहा है कि किस तरह मुस्लिम दुनिया पूरी खामोश है, लेकिन इसराइल के और भी कुछ ऐसे न्यूज़ हैं कि वो इथियोपिया में ब्रिज बना रहे हैं, 2 इसराइली बैंक्स हैं उसमें, वो फाइनेंस कर रहे हैं और इथियोपिया में, और उसको जो है वो इजिप्ट को डिच करने के लिए बेसिकली प्लान किया जा रहा है। उस पर आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? दूसरा, इसराइल की इंडिया के एक इलाका है कसुल में, वहाँ भी मौजूदगी है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि वहाँ मौजूद होना और पाकिस्तान इंडिया की जंग में जो इसराइली ड्रोन यूज हुए हैं और टेक्नोलॉजी का तबादला भी हुआ होगा, तो एशिया में चाइना किस तरह देख रहा है इसराइल के रोल को? क्योंकि अब पाकिस्तान और चाइना एक है तो फिर चाइना पे भी इम्पैक्ट आएगा इसराइल की यहाँ मौजूदगी। अगर इंडिया आप कह रहे हैं कि ग्रेट पावर नहीं है, लेकिन क्या इसराइल की वहाँ मौजूदगी में, क्योंकि इसराइल की टेक्नोलॉजी तो पूरी दुनिया को पता है हमें कि वो किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और कितना वो एक्सपर्ट है उसमें, तो आप ये 2 जगहों पे, जो एक तो इजिप्ट को कंटेन करने की कोशिश की जा रही है इथियोपिया के थ्रू, दूसरा इंडिया में मौजूदगी इसराइल की, इन दोनों को आप कैसा देखते हैं? चाइना किस तरह इसको देख रहा है, किस तरह कंटेन करेगा? क्योंकि अगर इसराइल से डायरेक्ट कुछ होता है तो वो तो फिर अमेरिका उसमें शामिल हो जाएगा जंग में, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? अच्छा, बात यह है कि इसराइल और इथियोपिया, देखिए इसमें 1, 2, 3, 4 किस्म के इश्यूज हैं। इसराइल का एक तो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है इथियोपिया के साथ। इथियोपिया के अंदर यहूदी है, दो किस्म के यहूदी हैं। एक यहूदी क्लैन है जिन्हें कहा जाता है बेटा इजराइल, और दूसरा है फलाश मूरा। ये 2 कम्युनिटीज हैं मजूस की हिस्टोरिकली। वहाँ कहत थी और डिस्क्रिमिनेशन थी, तो इसलिए एक 1984 में और एक 1991 में इसराइल ने एयरलिफ्ट किए थे, ज्यूज को वहां से उठा के इसराइल ले गए थे। अच्छा, इसराइल की ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि जहां भी जो यहूदी हो, जिस मुल्क में भी हो, जहां भी हो, वो इसराइल का सिटीजन है।